फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हमारा अक्टूबर में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें हमारे काफ़ी सारे नए एडवोकेट्स जिन्होंने अभी हाल में रजिस्ट्रेशन कराया है, वे उस एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब सरकार ने प्रैक्टिस करने के लिए एलएलबी करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन शुरू कर रखा है पिछले कई सालों से। और 2020 में ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, 2021 में हो रहा है। इसमें काफ़ी सारे हमारे एडवोकेट साथी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो पिछले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना। इसमें सिर्फ एक एलिजिबिलिटी के लिए पास होना है, कोई स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इनको ध्यान से देख लेना। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, हम उसको दूर करेंगे। आज के सेशन में ये हमारा सेट ए है, जो 3 दिसंबर 2017 को AIBE का 11वां टेस्ट हुआ था, तो उसका पेपर है ये, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होगा, लेकिन आप बुक्स वगैरह, अपने नोट्स वगैरह वो ले जा सकते हो रेफ़र करने के लिए। उसके ऊपर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से याद करके जाना एग्ज़ाम में। ये इस पेपर का पहला पेज है, सेक्शन 154 अंडर IT एक्ट। इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसका सेक्शन 154 किस पर्पज के लिए है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। अगर रिटर्न भरते हुए कोई गलती हो जाती है तो उसकी रेक्टिफिकेशन दूर करने के लिए। इसका आंसर है पहले का सी। और क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 214 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट में इनमें से कौन सी दो चीज़ें कैपिटल असेट्स में काउंट नहीं होती हैं। इनका ऑप्शन है एनी स्टॉक इन ट्रेड और स्पेशल बैरियर बॉन्ड 1991। इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी है, जिसमें ए एंड बी दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज विच इज टू बी यूज्ड इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज डिसाइडेड बाय। अब आर्बिट्रेशन दो पार्टीज के बीच में होता है, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि दोनों पार्टियों की समझ में आ जाए। इसलिए इसका क्वेश्चन है, आंसर है इसका पार्टीज टू डिसाइड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोनों पार्टियां मिलके डिसाइड करेंगी कि लैंग्वेज क्या रहेगी। अगला क्वेश्चन है, द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी स्टैंड टर्मिनेटेड। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कब माना जाएगा? ये इसके तीनों इंग्रेडिएंट ए बी सी ये सही हैं। तो आपने ये क्वेश्चन याद करने का तरीका बताता हूँ। जो पर्सन है उसको क्वेश्चन को पढ़ो और उसके साथ जो राइट ऑप्शन है ना वो लिंक करके पढ़ो, और जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको आप छोड़ दो। तो ये क्वेश्चन है जैसे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग सेल टर्मिनेटेड ऑन मेकिंग द ऑफ द फाइनल अवार्ड। जब फाइनल अवार्ड हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाती हैं बाई एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है कोई ऑर्डर पास कर दे टर्मिनेशन का। व्हेन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट एग्री टू टर्मिनेट प्रोसीडिंग, और दोनों पार्टी एग्री कर जाएं तो भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी। यानी ये क्वेश्चन जो है ना पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ऑप्शन है सारी, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबो। अगला क्वेश्चन है, एवरी अवार्ड ऑफ ए लोक अदालत इज डीम टू बी। लोक अदालत जो है ना स्पीडी ट्रायल के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई हुई हैं, और इसका जो भी अवार्ड होता है वो जो कोर्ट की डिग्री के बराबर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है सी। और अगला क्वेश्चन है 6, द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 सेक्शन 18 से 27 स्टेट्स।
यानी जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसका सेक्शन 18 और से 27 तक किस चीज का वर्णन करता है, यानी क्या चीज बताता है। इसके तहत जो है ना, कंडक्टिंग ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कैसे चलेंगी उसका पूरा अपना विवरण इसके अंदर होता है। इसलिए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी इज बाइंडिंग ऑन, यानी इनमें से किस पर बाइंडिंग है। सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 80। तो सेक्शन 80 क्या कहता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। सेक्शन 80 ऑफ द इंडियन पेनल कोड कहता है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, कोई भी कानूनी कार्य करते हुए अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसमें नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। इसका ये मतलब है कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा, और ये हाई कोर्ट भी मान्य है, सिविल कोर्ट में भी मान्य है, डिस्ट्रिक्ट जज को भी मान्य है। इसलिए इसका राइट आंसर है डी। टेम्परेरी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, टेम्परेरी इंजेक्शन कब ग्रांट की जाती है। एक्स पार्टी, टेम्परेरी इंजेक्शन है एक्स पार्टी के केस में जब दूसरी पार्टी नहीं आती है। राइट टू अपील इज ए, यानी राइट टू अपील, आपके खिलाफ अगर कोई फैसला हो गया तो उसके अगेंस्ट अपील डालते हो, तो ये कौन सा राइट है, ये स्टेचुरी राइट यानी कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है द लास्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट है जिसके द्वारा पेरेंटल प्रॉपर्टी आगे जो हेयर में डिवाइड की जाती है, तो उसमें लास्ट अमेंडमेंट कब हुई थी। उसकी लास्ट अमेंडमेंट है 2002 में हुई थी, लास्ट अमेंडमेंट 2002। इसलिए सी इज द राइट आंसर। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और करेक्ट स्टेटमेंट है देयर कैन बी ए विल विदाउट ए कोडोसिल। इसका राइट आंसर ए है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोडोसिल क्या होता है। कोडोसिल एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है या सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट है, वो ये एक्सप्लेन करता है कि विड को मॉडिफाई तो नहीं किया है, विल वापस तो नहीं ले ली है, विल को मॉडिफाई तो नहीं किया, विल वापस तो नहीं ले ली है, इसको ये डिफाइन करता है, उसको उस डॉक्यूमेंट को कोडोसिल कहते हैं। इसलिए ए इज द राइट आंसर। एज पर द सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट ए विल शुड बी अटेस्टेड बाय, यानी इस विल को कौन अटेस्ट करता है, विल को जो है ना बाय 2 और मोर विटनेस। इसमें देखो ए में बाय 2 विटनेस दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा करेक्ट है ये बाय 2 और मोर विटनेस, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ये अब अगला पेज आ गया, जंप मार गया। ये क्वेश्चन नंबर 13, इद्दत अंडर मोहम्मदन लॉ रेफर्स टू, इसका कोई भी नन ऑफ द अबव, इसका जो है ना राइट आंसर है, क्योंकि ये इसमें किसी में भी राइट ऑप्शन नहीं है। इद्दत की, इद्दत को आपको पता होना चाहिए, इद्दत का जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इद्दत एक पीरियड होता है, इद्दत एक पीरियड होता है जब किसी भी मुस्लिम औरत का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो वो 4 महीने 10 दिन तक शादी नहीं कर सकती, और अगर उसका डाइवर्स होता है तो वो 3 महीने तक शादी नहीं कर सकती। ये इसलिए होता है पीरियड पेरेंटल डिसाइड करने के लिए,
कल न कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका असली पेरेंट कौन था, फादर कौन था? पैट्रियल डिसाइड करने के लिए, पैटर्निटी डिसाइड करने के लिए होता है, तो इसको इद्दत कहते हैं। इसलिए इसमें ये कहीं नहीं दिया हुआ पीरियड, इसलिए ये डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14, अंडर द चेस्टिनिटी मैरिज एक्ट द मैरिज रजिस्ट्रार फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट इज अपॉइंटेड बाय। चेस्टिनिटी में मैरिज रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है ये। तो अगला क्वेश्चन है, द वर्ड अबट्समैन इज डिराइव्ड फ्रॉम। इसमें देखो एक रुकावट सी होती है, ओ बट्स डी आया है, इस डी से आप पहचान करना जिस ऑप्शन में डी है, जैसे ओबट्समैन इसमें रुकावट सी होती है, जैसे स्वीडिश में स्वीडिश एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए ये वर्ड जो है ना स्वीडिश एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। सी जो है राइट ऑप्शन है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 एन इंक्वायरी कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। आप लोग देखते हो कभी भी कहीं कोई क्राइम हो जाता है या कोई सीरियस मैटर हो जाता है तो उसमें वो मुद्दा प्रेस में काफ़ी उछलता है और उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किया जाता है, तो उसको जो है ना कौन अपॉइंट करता है ये कह रहा है। अब वो स्टेट का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी जिसका भी जुरिडिक्शन बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों दिया हुआ है और करके, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को कब पास किया है? ये 2000 में आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो क्राइम हो जाते थे साइबर क्राइम, उनमें एक्शन लेने के लिए कोई एक्ट नहीं था, इसलिए 2000 में गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया है ताकि उनके खिलाफ एक्शन ली जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देख अगले क्वेश्चन में आ गया, इन 2000 विद ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने आपको अभी बताया था किस पर्पज के लिए इसको पास किया गया। अब इसकी ऑप्शन है 4, टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शन टू ऑल ट्रांजेक्शन फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको लीगल सैंक्सिटी देने के लिए, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द गवर्नमेंट को जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग करने के लिए, टू अमेंड इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, टू पुनिश फॉर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के लिए इंडियन पेनल कोड और एविडेंस एक्ट दोनों को मॉडिफाई किया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी है, क्योंकि सभी कवर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स। जो व्यक्तिगत आज़ादी है उस राइट्स में क्या क्या कवर होता है? आपका राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल वायलेंस की से बचने के लिए भी आपका राइट है, और आगे है राइट ऑफ अंडर ट्रायल टू सेपरेट देम फ्रॉम कन्विक्टेड, जो सजा याफ्ता आदमी है उनसे दूर रखने के लिए भी है, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, और पब्लिक हैंगिंग यानी जनता द्वारा, उसके अगेंस्ट भी राइट है, इसलिए इसका राइट ये तीनों ऑप्शन सही हैं, और चौथी दे दी ऑल ऑफ दी अबो, डी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इज, ये तो सबको पता होगा, प्रेसिडेंट होता है तीनों सेनाओं का सेनापति। अगला क्वेश्चन है, रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर। अगला क्वेश्चन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज ए सब्जेक्ट ऑफ ए, देखो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये एक्ट है, ये स्टेट में भी लागू होता है और सेंटर में भी लागू होता है।
इसलिए ये कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसके अंदर इनलिस्टेड है जो भी इशू, वो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लागू कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ए। वेलेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन। वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस को किस में डिफाइंड किया गया है? सेक्शन 2A ऑफ CRPC, इसके अंदर डिफाइंड किया, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, अंडर इंडियन सेक्शन 21 ऑफ CRPC स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड बाय। जब भी कहीं को मुद्दा सीरियस हो जाता है तो उसके लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल इंक्वायरी जिसको बोलते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी मार्क की जाती है और उसको कौन अपॉइंट करता है? ये स्टेट का मुद्दा होता तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन। एक अरेस्टेड आदमी है, उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली जा सकती है, तो ये कौन सा सेक्शन अलाउ करता है? सेक्शन 51 ऑफ CRPC, इसलिए सी इज द राइट आंसर। द स्पेशल कोर्ट इज, अब स्पेशल कोर्ट का दर्जा क्या है आपको वो बताना है। नॉन स्पेशल कोर्ट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। स्पेशल कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द पावर्स अंडर सेक्शन 159 ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाय ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट इस पावर को कब एक्सरसाइज करता है? व्हेन द पुलिस डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। अगर पुलिस केस को सही तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है तो मजिस्ट्रेट 159 ऑफ CRPC सेक्शन के तहत अपनी पावर एक्सरसाइज करता है। ये इज द राइट आंसर। 28, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 कैन बी यूज्ड इन फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस। ए, इसका आंसर ए आएगा, फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस। जो स्टेटमेंट होती है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं और उसको कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इज। अब आपको ये बताना है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये आपने सेक्शन बताना है किस सेक्शन के तहत एक्सरसाइज करता है। अंडर सेक्शन 190 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी में, 190 के तहत करते हैं। एडिशन और अल्ट्रेशन ऑफ चार्जेज इज प्रोवाइडेड इन CRPC। एडिशनल ऑफ चार्जेज, एडिशन और अल्ट्रेशन ऑफ चार्जेज, ये CRPC में कौन से सेक्शन के तहत करते हैं? ये सेक्शन है 216। अंडर सेक्शन 216 के तहत एडिशन कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड फाइलिंग ए केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट? सेक्शन 6 प्रोहिबिट, यानी कौन से सेक्शन प्रोहिबिट्स करता है गवर्नमेंट के खिलाफ केस डालने से? सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। और द पेटेंट एक्ट बिकेम ए लॉ। पेटेंट एक्ट कब लॉ बना था? 1970 में इसको कानूनी दर्जा मिला था पेटेंट एक्ट को।
पेटेंट एक्ट वो होता है जो कोई खोज किसी ने की है वो उसका अपना पेटेंट करा सकता है ताकि दूसरा बगैर रॉयल्टी दिए उसका इस्तेमाल ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 33, चेक अगर बाउंस हो जाता है तो अंडर सेक्शन 130 का केस डलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक लॉ है उसके तहत डलता है। तो इसको कौन हियर करता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट में डलता है ये। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर। पब्लिक सर्विस कमीशन को किसके तहत बनाया गया है? यह है आर्टिकल 315। बी इज द राइट आंसर। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। ये केस है जो कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी रिलेट्स टू। ये किससे रिलेट करता है? ये 4 इशू दिए हुए हैं, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और साथ में ऑप्शन को पढ़ना है, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़नी। ये नॉइस एंड एयर पोल्यूशन से। अगर सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ो और सीधा आंसर उसके साथ पढ़ो। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एडवोकेट इफ द एस्टेब्लिश फाइंडिंग ऑफ द बार काउंसिल इज मिस अप्रोप्रिएशन? अगर कोई गलत व्यवहार करता है कोई भी वकील तो उसके खिलाफ क्या क्या सजा होती हैं? इम्पोज ए फाइन, जुर्माना भी हो सकता है। नेम ऑफ द एडवोकेट विल बी स्ट्रक फ्रॉम द रोल, उसका नाम जो है ना अप्रूव लिस्ट से हटाया जा सकता है। और सस्पेंशन फ्रॉम द प्रैक्टिस। इसलिए इसका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऑन बीइंग एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट बार काउंसिल वन कैन अपील टू। इस तरह का कोई ऑर्डर पास होता है तो वो एडवोकेट कहाँ पर अपील लगा सकता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील लगा सकता है इस जजमेंट के खिलाफ। विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट? एडवोकेट एक्ट पास किया हुआ है एडवोकेट्स रूल रेगुलेशन के लिए, और अगर वो मिसकंडक्ट पाया जाता है एडवोकेट के पार्ट पे तो किस सेक्शन के तहत एक्शन ली जाती है? ये सेक्शन है 35 एडवोकेट एक्ट का सेक्शन बी। बी इज द राइट आंसर। और सेक्शन 24 ऑफ द एडवोकेट एक्ट डील्स विद, जो सेक्शन 24 है वो किसके बारे में डील करता है? ये है क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट हु शुड बी इनरोल्ड इन द बार। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ो, सीधा उसका आंसर पढ़ो। अंडर द वीमेंस कंपनसेशन एक्ट विच इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ इंजुरी फॉर कंपनसेशन। ये मतलब इसमें से कौन सा जो है वुमेन्स एक्ट के तहत कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए कंसीडर किया जाता है, यानी उसको आधार बनाया जाता है? ये ए बी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी, मेडिकल एग्जामिनेशन भी, मेडिकल सर्टिफिकेट भी, और अगली ऑप्शन है बी एंड सी। 40 नंबर का आंसर है बी एंड सी, यानी ए बी और सी है ना, जो ये दो सही हैं, तो आपकी राइट ऑप्शन है डी। सेक्शन 23 ऑफ द वीमेन कंपनसेशन एक्ट 1923 says that the commissioner shall have the power of। कमिश्नर को किसकी पावर है? इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कमिश्नर को कोर्ट की पावर है। कोर्ट के बराबर पावर है कमिश्नर को इश्यू को डिसाइड करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का क्या पर्पज है? ये पॉजिटिव क्वेश्चन है तो इसमें पॉजिटिव ऑप्शन आएंगी सारी। अब ये आप देखो, इंडिविजुअल पीस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये पॉजिटिव है ये भी। और आगे टू क्रिएट हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये भी पॉजिटिव है।
टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, ये भी पॉजिटिव है। क्वेश्चन एक्ट पॉजिटिव काम के लिए पास होता है, तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। सेक्शन 2G ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2Q किसको डिफाइन करता है? Q2 में स्ट्राइक, सेक्शन 2Q में जो ऊपर वाला एक्ट है 1947 का, ये स्ट्राइक को डिफाइन कर रहा है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। द लैंड एक्विजिशन एक्ट कैम इनटू फोर्स फ्रॉम, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट कब से इफेक्ट में आया? डी इसका जो है राइट आंसर है, 1 मार्च 1894। अगला क्वेश्चन है, अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट द अगले में चला गया, अरेबर लैंड किसको कहते हैं, ये बताना है आपने। यूजफुल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होती है, सी इज द राइट आंसर, उसको अरेबल लैंड कहते हैं। विच जोन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, विच वन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। थोड़ा फॉन्ट छोटा है क्वेश्चन पेपर का, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है कई बार, तो इसका राइट आंसर है 46 का बी, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, इन मेनका गांधी केस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, मेनका गांधी केस में क्या डिसाइड हुआ था? मेनका गांधी केस, इसका सी, राइट टू गो अब्रोड इज विदिन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19(1) ए, बट द confiscation of passport is not in accordance to the law, इसका ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट, राइट ऑफ फ्री मूवमेंट पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है, कब? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, अगर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 को कौन क्लेम कर सकता है? ओनली सिटीजन्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्लेम कर सकता, ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, नॉट ए पर्सनल आइडेंटिटी, ओनली सिटीजन क्लेम कर सकते हैं। क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट नो एक्यूज पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ आएगा, अपने खिलाफ गवाही न देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा उसको। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज, यानी इंदिरा साहनी वर्सेस इंडिया केस जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? मंडल कमीशन केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन केस, मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। ड्यू टू द आउटकम ऑफ दिस केस सलम ड्वेलर्स वर बेनिफिटेड, जो सलम में कॉलोनियां बनी हुई थी वो जो है बेनिफिट की गई। बी, ओल्गा, ये इसका इसमें ड्यू टू आउटकम ऑफ दिस केस सलम ड्वेलर्स वर बेनिफिटेड, यानी किस केस के
डिसीजन से स्लम डिवेलपर्स को बेनिफिट हुआ था। यह है ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अंडर PIL, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो किसके तहत फाइल की जा सकती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सी इसका आंसर हो सकता है। आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 226 के तहत तो हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। ये डालिए, इसका राइट ऑप्शन जो है ना सी है, ए एंड बी। सुप्रीम कोर्ट इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रूलिंग 1982, सुप्रीम कोर्ट 149 डिसाइडेड ऑन। ये किस मुद्दे पे, ये केस जो है किस मुद्दे पे डिसाइड किया गया? सी जजेज ट्रांसफर। ये केस जो है ना जजों के ट्रांसफर के ऊपर डिसाइड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट इन ए PLI नोन एज कमलनाथ केस इवॉल्व, वो किसके ऊपर थी? वो थी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। ये PIL पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस्ड थी। गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन जो है ना अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन आ गया 56। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड था? ये केस था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। अगला क्वेश्चन है कोर्ट्स पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कहां पर ये प्रोवाइड किया गया है? अंडर सेक्शन 21। अंडर सेक्शन 21 के तहत प्रोवाइड किया गया। प्रोवाइडिंग प्रूविंग ऑफ हैंडराइटिंग इज प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये कहाँ पर प्रूव किया गया है? तो इसका जो बाय द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ये ठीक है, और बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, ये भी ठीक है। आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन, ये गलत है, तो इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है डी, ए एंड बी। सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स। सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या प्रोवाइड करता है? नो कन्फेशन मेड बाय ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल। हाँ, पुलिस तो लठ मार के यहाँ भरवा लेती है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और कन्फेशन मेड बाय ए पर्सन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल, ये भी नहीं। ए एंड, ये तो ठीक है। नो कन्फेशन, ये तो ठीक है भाई, ये मान्य नहीं होगा, और ये कह रहा है मान्य होगा, तो ये सही नहीं है। कन्फेशन मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट इज एडमिसिबल, ये ठीक है। तो इसका जो है ना डी ऑप्शन है, ए एंड सी ठीक है। द टर्म एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड हैं? एविडेंस में देखो, ओरल एविडेंस। आप कहीं कोर्ट में जाते हो तो वहाँ आपका बयान होता है, उसको हम बोलते हैं ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये एक आप कोई डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करते हो या बाय वे ऑफ एफिडेविट आप वो देते हो, तो ये डॉक्यूमेंट एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये भी एविडेंस में काउंट करा जा रहा है, इसलिए इसका जो है ना राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव डी।
अब क्वेश्चन नंबर 61, विच इज द ऑथोरिटी दैट डिटरमाइंस द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट विद इन ए गिवन स्टेट अंडर सेक्शन 271 ऑफ सीआरपीसी। 271 सीआरपीसी के तहत लैंग्वेज जो है ना कोर्ट की कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है भाई कोर्ट में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। आजकल कई जगह हिंदी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, पहले तो इंग्लिश होती थी कोर्ट लैंग्वेज। ए डिग्री कैन बी, एक डिग्री को कैन बी कैसी हो सकती है डिग्री? आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, दोनों ही तरह की हो सकती हैं। तो डी जो है राइट आंसर है। अगला है फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड इन सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड में फॉरेन जजमेंट कहाँ डिफाइन किए हैं? अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी। ए इज द राइट ऑप्शन। द मिनिमम नंबर ऑफ persons required to incorporate a public company is, जब भी कोई पब्लिक कंपनी बनाता है तो मिनिमम कितने आदमी उसमें चाहिए कंपनी में? 7 आदमी होने चाहिए कंपनी, तब कंपनी बना पाओगे। ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सुन एज इट रिसीव्स, प्राइवेट कंपनी जो है कब बिजनेस शुरू कर सकती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद शुरू कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनमें से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है? तो ये तो देखो जरूरी है, कॉन्करेंस ऑफ पार्टी, और ये श्योरिटी भी होना चाहिए। और आगे है लायबिलिटी टू बी लीगली, ये भी होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं, इसलिए जो है ना डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एजेंट को कहाँ डिफाइंड किया गया है? सी है सेक्शन 182 ऑफ द एक्ट, वहां पर एजेंट को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस में कितने पार्टनर होने चाहिए? बी इज द राइट आंसर, 10 होने चाहिए कम से कम। ए पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड, जो गारंटी देता है उसको क्या कहते हैं? ये तो आपने सुना होगा, भाई आप ये श्योरिटी दे रहे हो के, इस तरह नहीं कहते हैं। तो डी जो राइट आंसर है श्योरिटी। विच इज नॉट ए राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, अनपेड सेलर का अगेंस्ट द गुड्स कौन सा राइट नहीं होगा? लीन तो होगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी कर सकता है वो, राइट ऑफ रीसेल भी कर सकता है, टू एज सर्टेन प्राइस ये नहीं होगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये नेगेटिव में क्वेश्चन था तो हमने नेगेटिव वाली ऑप्शन ढूंढनी थी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 36 टू 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड, सेक्शन 36 से 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये इंजेक्शंस, ये सारे सेक्शन इंजेक्शंस के बारे में जिक्र करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ऑफ ए सिविल नेचर, इनमें से कौन सा जो है ना सिविल नेचर का नहीं है? ए बी सी,
राइट टू कास्ट एंड रिलीजियन, ये सिविल नेचर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 73। इन ए सूट वेयर द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज, ये किस में अप्लाई होता है? रेस जुडिकाटा। ए द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस। रेस जुडिकाटा क्या होता है? रेस जुडिकाटा का मतलब है सेम इशू पे विद इन बिटवीन द सेम पार्टीज दूसरा सूट नहीं डल सकता। जो इशू एक बार डिसाइड हो लिया बिटवीन द सेम पार्टी, सेम फैक्ट और इशू पे दूसरा केस नहीं डाल सकती, इसलिए रेस जुडिकाटा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। अंडर सेक्शन 16 CPC, a suit relating to immovable property can be filed in a court whose local jurisdiction is, किसके जुरिडिक्शन में डलेगा ये केस? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये डलेगा वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, उसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये डलेगा। अगला है प्लीडिंग मीन्स। प्लीडिंग आपने पढ़ी होगी, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग वगैरह सब्जेक्ट था, तो उसमें प्लीडिंग में क्या क्या होता है? प्लीडिंग मीन्स से जो केस डालेगा प्लेंटिफ है उसका तो प्लेंट होता है, और जो उसका जवाब देगा रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब दावा देगा, तो ये प्लीडिंग है। प्लेंट ओनली नहीं हो सकता, रिटर्न स्टेटमेंट ओनली नहीं हो सकती, और स्टेटमेंट नहीं हो सकती, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ऑन फेलियर टू फाइल ए रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8th रूल 10 ऑफ CPC द कोर्ट में, अगर रिटर्न स्टेटमेंट कोई नहीं देता है तो कोर्ट क्या करेगी? फिर कोर्ट बैठी तो नहीं रहेगी, तो कोर्ट ने क्या करना है कि पास एनी अदर ऑर्डर, कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। ऑर्डर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द डिक्री, और अगला है मैनी प्रोनाउंस द जजमेंट, मे प्रोनाउंस द जजमेंट, जजमेंट भी सुना सकती है, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। सारे तो एक साथ लेगी नहीं कोर्ट, इनमें से कोई एक लेगी, इसलिए एनी ऑफ द अबव। व्हाट इज मीन्ड बाय होमिसाइड? होमिसाइड का क्या मतलब है? होमिसाइड आपने पढ़ा होगा IPC में, तो होमिसाइड का मतलब क्या है? किलिंग ऑफ ए, होमिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। होमिसाइड का मतलब है एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को मार दिया जाना। सी इज द राइट ऑप्शन। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है 78। एल्डरे और ड्रिंक इज ए पुनिशेबल ऑफेंस, किसी के खाने में या पीने की चीज में कुछ मिला देना एक अपराध है, तो आपको ये सेक्शन बताना है किस सेक्शन के तहत है ये अपराध। अंडर सेक्शन 272-73 इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन है 272 और 73, उसके तहत ये अपराध है। मैक्सिमम पुनिशमेंट फॉर वेजिंग ए वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंडियन पेनल कोड इज, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ देना, उसकी क्या सजा है? उसकी सजा डेथ सेंटेंस। डी इज द राइट ऑप्शन। और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस आर सी बाय ए
सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट आई है आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, जिसके द्वारा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऐड कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 81, रूपा बजाज वर्सेस केपीएस गिल। रूपा बजाज ने केपीएस गिल, जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता था, इज ए फेमस केस विच द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन। ये किसके ऊपर था, मतलब मुद्दा क्या था ये रूपा बजाज का जिसने केपीएस गिल के ऊपर केस डाला था? ये था आउटरेज दी मोडेस्टी ऑफ ए वीमेन। उन्होंने एक पार्टी के अंदर एक रूपा बजाज के साथ दुर्व्यवहार कर दिया था। आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा। अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द पर्सन हु इज टेकन इन एडॉप्शन, अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द पर्सन हु इज टेकन इन एडॉप्शन मस्ट बी ए हिंदू ओनली। यानी एक हिंदू परिवार हिंदू बच्चे को ही गोद ले सकता है। ए इज द राइट ऑप्शन। पोलीगेमी वाज परमिटेड फॉर हिंदूज बिफोर द ईयर, किस साल से पहले हिंदुओं के लिए बहुविवाह मान्य था? इसमें यह बताना है 1955। 1955 से पहले हिंदुओं के अंदर बहुविवाह कानूनी मान्य था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मोहन गेट्स मैरिड टू हिज सिस्टर्स डॉटर। मोहन ने अपनी बहन की लड़की के साथ शादी कर ली। तो ये शादी कैसी है? विद इन दी पिंडास कर ली। पिंडास के अंदर शादी होती नहीं है। दी मैरिज इज वैलिड इफ द कस्टम अलाउज इट। कुछ स्टेटों के कस्टम में ऐसी शादी को अलाउ करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ए जो है राइट है। नॉर्थ ईस्ट में काफी होता है ऐसा। विद इन द प्रीव्यू ऑफ वाटर एक्ट, द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम इज डिफाइंड एज। वाटर एक्ट 1974 है, उसके तहत स्ट्रीम को किस डेफिनेशन से डिफाइंड किया गया है? इंक्लूड्स ए रिवर, ए वाटर कोर्स एंड सबटेरेनियन रिवर। डी जो है ना इसकी सही डेफिनेशन है वाटर एक्ट के हिसाब से, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 86, सेक्शन 2128 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 डिफाइंस द मीनिंग ऑफ। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जो है उसका सेक्शन 2 का सब क्लाज 1 का डिवीजन जेड बी, ये क्या डिफाइंड करता है? ये करता है ट्रेडमार्क को डिफाइन करता है सेक्शन। आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन इज पुनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड। किस सेक्शन के तहत इसमें सजा मिलती है? सेक्शन 354। आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन का मतलब है उसको किसी बदनीयती से कहीं टच करना। अब क्वेश्चन आ गया 88, सेक्शन 463 ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विद। सेक्शन इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 463 किसको डील करता है? ये डील करता है फोर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज एक्सप्लेन्ड इन आईपीसी अंडर। इंटिमिडेशन का मतलब है धमकी देना, दहशत बिठा देना ताकि कोई गवाही वगैरह ना दे, इसलिए
क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज एक्सप्लेन्ड इन आईपीसी अंडर, कहां पे ये एक्सप्लेन किया है? सेक्शन 503 से 506, ये इज द राइट ऑप्शन। अंडर सेक्शन 59 to 60 of Indian Evidence Act, the oral statement means, oral statement किसको कहते हैं? ये एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके तहत oral statement क्या है? ऑल स्टेटमेंट्स मेड बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेस, यानी कोर्ट में जो खड़े होके गवाही देते हैं ना बोल के, वो जो है ना oral statement में काउंट होता है। अंडर द एविडेंस एक्ट कोर्ट इंक्लूड्स, एविडेंस एक्ट के हिसाब से कोर्ट किसको कहते हैं? कोर्ट का मतलब है ए ऑल जजेज, और बी ऑल मजिस्ट्रेट। आर्बिट्रेटर कोर्ट होता नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है एडमिसिबिलिटी ऑफ कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको किस प्रोविजन के तहत प्रूव किया जाएगा? अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो अमेंडमेंट आई थी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की 2002 में, उसमें सेक्शन 65B है, उसके तहत एडमिसिबिलिटी ऑफ कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उनको एविडेंस के तौर पर मान लिया गया। अब 93 है विच इज नॉट ए पब्लिक रिकॉर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कौन सा जो है ना एक पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है? डॉक्यूमेंट्स एंड कोरेस्पोंडेंस फ्रॉम एडवोकेट एंड नोटरी, ये नहीं है पब्लिक रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट्स एंड कोरेस्पोंडेंसीज फ्रॉम एडवोकेट एंड नोटरी ऑफिस। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 67 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोवाइड्स, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या प्रोवाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है। डी इज द राइट आंसर। द टर्म टोर्ट इज ए, जो टर्म टोर्ट है ये किस भाषा का वर्ड है? आपने ये बताना है। ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड। इन टोर्ट व्हाट इज विकारियस लायबिलिटी। अब विकारियस लायबिलिटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। विकारियस लायबिलिटी यह है कि किसी अदर पर्सन पे लायबिलिटी, यानी मान लो कोई ड्राइवर गाड़ी चला के ले जा रहा है और वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके मालिक की भी जिम्मेवारी बनती है, उसकी भी लायबिलिटी बनती है वो एक्सीडेंट के प्रति। इसलिए जो है ना इसको विकारियस लायबिलिटी ये इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 96। तो ए पर्सन इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय अदर पर्सन, यानी इनका आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। वो ऑनर का जो है ड्राइवर था, इसलिए उसकी ऑनर पे लायबिलिटी आ गई। अब अगला क्वेश्चन है 97। अंडर सेक्शन 21F ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया था ताकि किसी को कोई गलत सामान मिल जाए या आफ्टर सेल सर्विस ना दे तो आप इस एक्ट के तहत केस डाल सकते हो। वारंटी पीरियड में आपको वारंटी ना दे तो क्या है ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे भी केस डाल सकते हो, पोटेंसी पे भी डाल सकते हो, प्योरिटी और स्टैंडर्ड के बारे में भी केस डाल सकते हो। यानी बहका फुसला के आपको कोई गलत चीज़ ना बेच दे, इन तीनों के तहत केस डाल सकते हो। तो डी
ऑल ऑफ द अबोव इज ए राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, भगवान का एक्ट कौन सा फॉल्स होगा, ये तो अगले पेज पे देखेंगे। गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा और आपको सारी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल देना, ताकि हम आगे भी दूसरे पेपर आपको सॉल्व करके समझाते रहें। ये एक्ट ऑफ गॉड क्वेश्चन था, एक्ट ऑफ गॉड। स्टॉर्म एंड साइक्लोन, देखो तूफान आना, चक्रवात आना, तो ये तो भगवान का एक्ट है ही। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल और फ्लड, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हो जाती, कोई फ्लडिंग हो जाती है, भी एक्ट ऑफ गॉड है। और लाइटिंग एंड थंडर, ये मतलब बिजली गर्जना और बिजली का गिर जाना, इस तरह का, ये भी एक्ट भगवान का एक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसलिए राइट ऑप्शन है डी। इनकम टैक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन, इनकम टैक्स एक्ट को कब पास किया था? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पास किया था। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, किस चीज में डिफाइन की, किसको कहते हैं इनकम, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को? तो ये होएगा आपका, देखो प्रॉफिट एंड गेन, जो आप कमाते हो उस पर टैक्स देना पड़ता है। डिविडेंड आपको कोई मिलता है शेयर वगैरह पे, तो उस पर भी आपने टैक्स देना पड़ता है। और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय ए ट्रस्ट, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये तीनों ए बी सी, तीनों पे आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है, इसलिए इसकी जो है ना राइट ऑप्शन होगी ऑल ऑफ दी अबोव। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया है। केवल आप लोगों को आंसर नहीं बताए हैं, साथ में जो वर्ड थे डिफाइनेबल उसको हमने एक्सप्लेन भी किया है कि इसका क्या मतलब होता है। और अब इसके लास्ट में जो ऑफिशियल आंसर की है ये दे दी है, और इसमें कई क्वेश्चनों की देखो, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं थी और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं थी और इधर इसमें कोई ऑप्शन नहीं थी, ऐसे यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं। इस तरह ये बहुत सी ऑप्शनें इसमें गायब थी, हमने फिर भी ये देखो यहाँ नहीं थी, हमने सारी ऑप्शनें आपको क्वेश्चन के साथ साथ बता दी हैं ताकि आप आंसर की पे डिपेंडेंट ना रहे। 5 क्वेश्चन है, इनकी कोई ऑप्शन आंसर की में ही नहीं थे, क्या आंसर आना चाहिए। गाइस लाइक द वीडियो और शेयर द चैनल एंड वीडियो टू द फ्रेंड्स। तो ये कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये तो एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एडवोकेट भाई इसको देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। अब मैं एडवोकेट कृष्ण कुमार इस सेशन को आज यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे आपको दूसरे क्वेश्चन पेपर भी हल करके और उनको आपको समझाएंगे, बताएंगे। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप लोगों को लाइव अपडेट मिलती रहे। प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।